हेलो स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आवक बीजी पादपों के अंदर जन्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस यूनिट के अंदर लगातार हम और अब इस चैप्टर का, इस यूनिट का हम ये कह सकते हैं लास्ट टॉपिक चल रहा है, और वो चल रहा है बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे इसको? पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है? सामान्यतः जो होता है एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, एक बीजांड से एक ही भ्रूण का विकास होता है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि जो एक बीज या एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब ये जो घटना है आवक बीजी पादपों के अंदर ये बहुत कम पाई जाती है। कुछ ही पादपों के अंदर, या कुछ कुलों के अंदर ही पाई जाती है, कुछ फैमिली के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन अनावर्त बीजी पादपों के बारे में डिस्कस करते हैं। अनावर्त बीजी पादपों में ये सामान्य घटना है। वहाँ पर पोली एम्ब्रियोनी एक जनरल फैक्टर है, सामान्य लक्षण पाया जाता है। वहाँ पर आमतौर पर ये पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, यानी कि एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है एक बीज के अंदर या एक बीजांड से। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ जो बात करते हैं कि जो पोली एम्ब्रियोनी है, इसके बारे में सबसे पहले किसने देखा है? सबसे पहले इसके बारे में देखा है एंटनी वॉन लेवनहॉफ। एंटोनी वॉन लेवनहॉफ एक वैज्ञानिक हुआ है, एंटनी वॉन लेवनहॉफ। इस एंटनी वॉन लेवनहॉफ ने सर्वप्रथम पोली एम्ब्रियोनी का सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन किया। सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का क्या किया है? अध्ययन किया है। किसमें किया है बहुभ्रूणता का अध्ययन? संतरे के अंदर। किसमें किया है? संतरे में। किसमें किया है? संतरे में। तो खास बात यह है कि पोली एम्ब्रियोनी के बारे में ये पूछा जाता है अक्सर कि पोली एम्ब्रियोनी के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया है? एंटोनी वॉन लेवनहॉफ ने। जैसे आपको याद होगा, ये पता होगा कि एंटोनी वॉन लेवनहॉफ ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में सबसे पहले बताते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी किसने किया है? एंटोनी वॉन लेवनहॉफ ने किया है। तो इन्होंने क्या है? सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन किया है। किसी भी बीज के अंदर एक से अधिक जो भ्रूण है उनका निर्माण की जो घटना है उसको किसने देखा है? लेवनहॉफ ने देखा है। किसने देखा है? संतरे के अंदर देखा है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखी जाए तो हम देखते हैं परिभाषा क्या होती है इसके अंदर। जब एक बीज या बीजांड से एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, भ्रूणों का निर्माण होता है, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहते हैं, पोली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ये क्या है? इसकी परिभाषा। ठीक है। अब हम दूसरी बात करें। यहाँ पर दूसरी बात है अनावर्त बीजी पादपों में। अनावर्त बीजी पादप बोले तो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में बहुभ्रूणता सामान्य घटना है। सामान्य घटना है। जबकि आवक बीजी पादपों में, आवक बीजी मतलब एंजियोस्पर्म, आवक बीजी पादपों में यह कुछ कुल के पौधों में ही पाई जाती है। कुछ फूल के पौधों में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है सिट्रेसी फूल। कौन सा फूल है? सिट्रेसी फूल।
और किसका है ये? आवत बीजी। आवत बीजी, आवत बीजी जो कुल है हमारे पास सिट्रेसी, उस सिट्रेसी कुल के जो पादप है उनके अंदर क्या पाई जाती है? बहुगुणता पाई जाती है। इसके अलावा कुछ पादप है हमारे पास, जैसे नींबू है, तंबाकू भी तो सिट्रेसी के अंदर ही आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, और नींबू है, संतरा है, तंबाकू है, लीलियम है और फ्रेटिलिया या प्रोटेलिया, ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल इनके अंदर क्या पाया जाता है? बहुगुणता पाई जाती है। ये सारे कैसे हैं? आवर्त बीजी। कैसे हैं? आवर्त बीजी प्लांट है। तो आवर्त बीजी पादपों के अंदर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम पर भी लेवल पर पड़ता है कि बहुगुणता के उदाहरण दीजिए। बहुगुणता के उदाहरण देने से, बहुगुणता के उदाहरण सिट्रस कुल के प्लांट्स आवर्त बीजी के अंदर। अनावर्त बीजी की तो बात ही छोड़ो, अनावर्त बीजी में सामान्य लक्षण पाया जाता है, इसकी कोई बात ही नहीं है, स्पेशल कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन स्पेशल एग्जाम्पल कहाँ पूछा जाता है? ये पूछा जाता है आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाया जाता है। तो आवर्त बीजी पादपों के अंदर नींबू है, संतरा है, तंबाकू है, लीलियम है, प्रोटेलिया, ये जो प्लांट्स है इनके अंदर क्या पाई जाती है? बहुगुणता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे ये जो बहुगुणता है, इस बहुगुणता के दौरान क्या होता है? बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब ये क्या सारे भ्रूण जीवित रहते हैं? नहीं होते, इनमें सारे भ्रूण जीवित नहीं रहते हैं, इनमें से कुछ ही भ्रूण या एक ही भ्रूण जीवित रहता है, शेष भ्रूण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा हम एक एग्जांपल देते हैं इसमें, और वो एग्जांपल है वेंडा। कौन सा एग्जांपल है? वेंडा। वेंडा अधिपादप है। क्या है? अधिपादप, एपिफाइट्स, एपिफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अधिपादप। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अधिपादप का उदाहरण है वेंडा। कौन सा है? वेंडा। वेंडा है, ये जो पादप है इसके अंदर भी क्या पाई जाती है? बहुगुणता पाई जाती है, बहुगुणता पाई जाती है। बट किंतु इसमें से केवल एक ही भ्रूण जीवित रहता है लास्ट में, अन्य शेष जो भ्रूण होते हैं, एक से अधिक भ्रूण होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने बहुगुणता की परिभाषा देखी, उसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, सामान्यतः किसमें लक्षण पाया जाता है, और विशिष्ट रूप से आवर्त बीजी पादपों के अंदर ये किनमें पाया जाता है बहुगुणता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, अनलिमिटेड स्टार का क्वेश्चन नहीं है, कई बार पूछा गया है। सिट्रेसी कुल कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जितने स्टार लगाए जाए उतने स्टार कम है इसके लिए कि बहुगुणता पाई जाती है। सिट्रेसी कुल के अंदर नीट लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीसी लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार हमारे पास रीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे कि आप जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके अंदर जो बहुगुणता होता है उसका कारण क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें आवर्त बीजी पादपों के अंदर बहुगुणता के कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात है प्राक भ्रूण, जो प्राक भ्रूण होता है, प्रोएम्ब्रियो होता है, उसका विदलन हो जाता है। प्राक भ्रूण, प्राक भ्रूण में विदलन, प्राक भ्रूण में विदलन। प्राक भ्रूण मतलब प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो हमने आवर्त बीजी पादपों को भ्रूणीय विकास के बारे में बताया था। तो भ्रूणीय विकास के दौरान हमने ये बताया था कि भाई चतुष्टांग बनता है, अष्टांग बनता है, उसके बाद हार्ट शेप बनती है। संरचना कैसी बन जाती है? हार्ट शेप बनती है। हार्ट शेप जो संरचना उससे पहले की बात, हृदयाकार संरचना से पहले एक शुरुआती भ्रूण जैसी संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोएम्ब्रियो कहते हैं। इस प्रोएम्ब्रियो के कारण क्या हो जाता है? विदलन। इसमें क्या हो जाता है? विदलन। विदलन मतलब होता है टूटना, फटना, अलग टुकड़ों में डिवाइड होना। तो जितने टुकड़े बनेंगे प्राक भ्रूण के अंदर उतने ही क्या है? भ्रूण का विकास होता है, उतनी संख्या में भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस घटना से क्या है? पॉलीएम्ब्रियो डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करें हम विदलन के बहुगुणता के प्रकार में, और वो है हमारे पास है अंडकोशिका। अंडकोशिका के अतिरिक्त, अंडकोशिका के
अतिरिक्त किसी अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। ये हो गया। नेक्स्ट है बीजांड की किसी भी कोशिका से, बीजांड की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। बीजांड की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। ये भी हमारे पास बहुभ्रूणता के प्रकार हो सकता है। एक हमारे पास बात करते हैं कि बीजाणुद्विद जो संरचना होती है, बीजाणुद्विद बोले तो मादा युग्मोद्भिद। कि किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण। तो ये कुछ कारण है हमारे पास। प्रागभ्रूण में विभजन के कारण हो सकते हैं बहुभ्रूणता। अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो सकता है। बीजांड की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, और या फिर बीजाणुद्विद की जो संरचना होती है उसकी किसी भी कोशिका की सक्रियता के कारण, बीजाणुद्विद की कोशिका की सक्रियता के कारण, किस कारण? सक्रियता के कारण, किसी भी कोशिका की सक्रियता के कारण, सक्रियता के कारण भी क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम? पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की थी पॉलीएम्ब्रियोनी के प्रकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुभ्रूण किस प्रकार निर्मित होते हैं, उनको आप प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर। तो बहुभ्रूण का निर्माण या विकास, बहुभ्रूणों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। सबसे बात करेंगे विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, भ्रूणता बोले तो क्लीवेज, पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज, पॉलीएम्ब्रियोनी। विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता में क्या होता है, जो विदलन होता है वो विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने विदलन के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन कैसे होता है? एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है। किस प्रकार का विभाजन है? समसूत्री प्रकार का, समसूत्री प्रकार का विभाजन। बट इससे निर्मित कोशिकाओं का, बस इससे निर्मित कोशिकाओं का आकार घटता जाता है। यानी कि ये आकार की दृष्टि से कोशिकाएं छोटी छोटी बनती जाती है। जैसे कि ये कोई हमारे पास कोई संरचना है, कोई कोशिका है, इसमें विदलन हो जाता है, ये विदलन हो गया, 2 कोशिका बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई। ठीक है, इस प्रकार ये कोशिकाओं का लगातार क्या हो जाता है। अब साइज तो क्या है, इनमें डिक्रीज हो रहा है, लेकिन संख्या जो है, नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, जबकि नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार का जो डिवीजन है, विभाजन है, वो कहलाता है विदलन कहलाता है। तो विदलन के कारण भी बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तो उस बहुभ्रूणता को हम कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। अब ये सामान्यतः किस में पाई जाती है? जायगोट के अंदर पाई जाती है, युग्मनज के अंदर। किसमें पाई जाती है? युग्मनज में पाई जाती है, जिसे हम जायगोट बोलते हैं। युग्मनज पता है क्या होता है? निषेचन के फलस्वरूप जो निर्मित कोशिका होती है ना, निषेचन के फलस्वरूप जो निर्मित कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज। युग्मनज में विदलन।
युग्मनज में वितरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राक भ्रूण में भी क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। प्राक भ्रूण में विचलन के कारण भी क्या है, बहुभ्रूण बनते हैं, पोलीएम्ब्रियोज बनते हैं। नेक्स्ट प्राक भ्रूण जो होता है वो शाखित हो जाता है, भ्रूण के शाखित होने से विचलन हो जाता है, जिसके कारण पोलीएम्ब्रियो जो प्रोएम्ब्रियो होता है वो शाखा में डिवाइड हो जाता है। जितनी शाखाएं बनती है उतने क्या बन जाते हैं, उसमें एम्ब्रियोज बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, विचलन बहुभ्रूणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विचलन बहुभ्रूणता। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं विचलन बहुभ्रूणता के अलावा, वो बात करते हैं हम यहाँ पर अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से अगर भ्रूण बन रहा है, अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण, जैसा कि हमने पहले बताया था कारण में, तो यहाँ पर भी क्या है, अंड कोशिका के अलावा जो भ्रूण कोश है, उस भ्रूण कोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि सहायक कोशिका होती है, प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती है। ये सारी कोशिकाएं अगर किस में डेवलप हो जाए, भ्रूण में डेवलप हो जाए, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, पोलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, पोलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण। भाई सामान्यतः हमने ये देखा है अब तक को जो बीजांड होता है उसके अंदर एक ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है, एक ही मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। अगर बीजांड के अंदर एक से अधिक मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाए तो प्रत्येक भ्रूण कोश या प्रत्येक मादा युग्मोद्भिद जो होगा अलग अलग भ्रूण का निर्माण करेगा। तो इस घटना में भी क्या आ रही है, हमारे पास बहुभ्रूणता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार भी क्या होता है, बहुभ्रूणों का निर्माण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं पोलीएम्ब्रियोज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड में उपस्थित, बीजांड का बीजांड में उपस्थित बीजांड काय, बीजांड काय पता है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है उसके जस्ट बाहरी जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड काय की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण, इससे न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस है इससे भी क्या होता है, इसकी जो कोशिका होती है द्विगुणित होती है, और ये कोशिका अगर प्रेरित हो जाए भ्रूण निर्माण के लिए तो एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ भी हम क्या देख सकते हैं, पोलीएम्ब्रियोनी देख सकते हैं। तो इस भ्रूणता को क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपस्थानिक भ्रूणता। क्या बोलेंगे इसको, अपस्थानिक भ्रूणता। इंपॉर्टेंट स्टार, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, जब भ्रूण का निर्माण, जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण किससे होता है, बीजांड काय की कोशिका से होता है। तो इस घटना को बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता या सिग्निफिकेंस, या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुभ्रूणता का महत्व। बहुभ्रूणता की सार्थकता या सिग्निफिकेंस या इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो बहुभ्रूणता का जो सिग्निफिकेंस है वो हम बात कर सकते हैं, किसके अंदर बात कर सकते हैं, आनुवंशिक क्षेत्र में बात कर सकते हैं। आनुवंशिक क्षेत्र, उद्यान विज्ञान के अंदर
कृषि विज्ञान के अंदर कृषि विज्ञान के अंदर नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कृषि विज्ञान के अलावा इसके अंदर हम बात कर सकते हैं बहुगुणता का, जो वो है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन इनके अंदर हम ये जो है बहुगुणता का महत्व है, सिग्निफिकेंस है। अब होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि हमने अभी बताया था कि बहुगुणता जो होती है, बहुगुणता बीजांड काय की कोशिकाओं से भी डेवलप हो सकती है। तो बीजांड काय की कोशिकाओं से जब बहुगुणता उत्पन्न होती है तो निर्मित होने वाले जो भ्रूण होते हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं, मदर प्लांट्स के समान होते हैं। इस कारण वो हम क्या कह सकते हैं, उनको क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोन। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं बीजांड काय की कोशिकाओं से निर्मित, कोशिकाओं से निर्मित भ्रूण, बीजांड काय की कोशिकाओं से निर्मित जो भ्रूण होते हैं, निर्मित भ्रूण मात्र पादप के समान होते हैं। मात्र पादप के कैसे होते हैं? समान होते हैं। अर्थात क्लोन होते हैं। क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। एक तो ये बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये बीजांड काय की कोशिकाओं से जो निर्मित भ्रूण जो होता है वो ओज युक्त होता है, विग्योर युक्त होता है। विग्योर बीजांड काय से निर्मित भ्रूण ओज मतलब VIGOUR विग्योर युक्त होता है। विग्योर युक्त होता है, ताकत युक्त होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं हर कंडीशन में सर्वाइवल कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जीवित बना रह सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है सिग्निफिकेंस है इसका कि बीजांड काय से निर्मित जो भ्रूण होते हैं रोग निरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? बीजांड काय से निर्मित भ्रूण रोग रहित होते हैं। रोग रहित होते हैं। कैसे होते हैं? रोग रहित होते हैं। तो रोग रहित पादप प्राप्त करने के लिए हम अगर यूज करें तो क्या यूज करेंगे? पोलियम्ब्रियोनी। और किसकी कोशिकाओं को उपयोग करेंगे? बीजांड काय की कोशिकाओं को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई रोग रहित बहुभ्रूण प्राप्त करने के लिए, रोग रहित बहुभ्रूण प्राप्त करने के लिए बीजांड काय कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। बीजांड काय कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। न्यूसिलस साइंस का उपयोग किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला प्रश्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ये हो गया हमारे पास। तो अगुणित भ्रूणों का निर्माण भी किया जाता है। इससे अगुणित भ्रूण का निर्माण कैसे? बहुभ्रूणिता के अंदर यहाँ पर जो बीजांड जो सॉरी हम कह सकते हैं भ्रूणकोश कह सकते हैं। भ्रूणकोश की जो अगुणित कोशिकाएं हैं, जैसे सहायक कोशिका है, जैसे प्रतिध्रुवी कोशिका है, इनसे एक से अधिक प्रकार के भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ये जो भ्रूण होंगे वो परस्पर कैसे होंगे? अगुणित होंगे, अगुणित शरीर संरचना वाले होंगे। तो अगुणित भ्रूण के निर्माण में भी ये क्या होता है? सहायक होता है, यानी कि पोलियम्ब्रियोनी काम आती है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लगातार अगुणित
भ्रूण का निर्माण करने या पादपों का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्चिसिन द्वारा समयुग्मनता प्राप्त करते हैं। कोल्चिसिन एक रसायन है, कोल्चिसिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोल्चिसिन एक रसायन है, कोल्चिसिन रसायन। इस रसायन ये क्या करता है, समयुग्मनता बनाए रखता है, समयुग्मनता बनाए रखता है, समयुग्म होमोजाइगोसिटी। क्या बनाए रखता है, ये होमोजाइगोसिटी बनाए रखता है। इस होमोजाइगोसिटी के कारण क्या होता है, पादप जो होते हैं समयुग्मित बने रहते हैं। कोल्चिसिन एक्चुअली क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है ना, उस कोशिका विभाजन के दौरान जो तंतुओं की जो गति होती है, मूवमेंट होती है, उसको अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण जो गुणसूत्र होते हैं मिड प्लेट पर ही बने रहते हैं, और गुणसूत्र जो होते हैं विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं, तो विपरीत ध्रुवों पर नहीं जा पाते हैं और केवल द्विध्रुवित अवस्था में ही बने रहते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, होमोजाइगोसिटी होते हैं। बहुमूलता के द्वारा क्या है, हम होमोजाइगोसिटी जो है इसकी वंशावली को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बात की थी बहुमूलता की सिग्निफिकेंस या महत्व के बारे में। तो बहुमूलता के बाद में हम इस चैप्टर के अंदर कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में बताया गया है किसी वैज्ञानिक के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये घटना किसने बताई थी, इस घटना के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो युग्मक संलेन की जो प्रक्रिया है, जिसे उभय मिश्रण नाम दिया गया है, एंटीमिक्सिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंटीमिक्सिस। ये विंकलर ने दिया है इसका नाम। किसने दिया है, विंकलर। किसने दिया है इसको, विंकलर ने। युग्मक संलेन की प्रक्रिया को उभय मिश्रण का जो नाम दिया है, एंटीमिक्सिस जो शब्द दिया है, वो किसने दिया है, विंकलर ने दिया है। किसने, वैज्ञानिक ने, विंकलर ने। असंजनन की जो प्रक्रिया है, एपोमिक्सिस जो प्रक्रिया है, ये भी किसने दी है, विंकलर ने दी है, विंकलर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैज्ञानिक संबंधित, कोर्स कवर संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर हम यहाँ इन क्वेश्चनों को, इन पॉइंट्स को याद करके, याद रखकर उन समस्याओं से हम बच सकते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये जो असंजनन जो शब्द है, ये असंजनन की जो घटना है, इसके बारे में किसने बताया है, विंकलर ने बताया है। और अब हम बात करते हैं अनिषेक फलन, जिसे पार्थेनोग्राफी कहा गया, जिसमें हमने ये कहा कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। जिसके अंदर क्या कहा था हमने, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो इसके बारे में जो बताया है वो बताया है ज्यूल और मुर्बे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूल एवं मुर्बे, ये दो वैज्ञानिक है, ज्यूल एवं मुर्बे। इन दो वैज्ञानिकों ने अनिषेक फलन के बारे में बताया, पार्थेनोग्राफी के बारे में बताया, और ये जो पोलियम्ब्रियोनी है, जो पोलियम्ब्रियोनी जिसको भी हमने बताया था, ये पोलियम्ब्रियोनी के बारे में किसने बताया, लेवनहोफ। किसने बताया है, लेवनहोफ। पोलियम्ब्रियोनी के बारे में जो बताया है, डिस्कस किया है, अध्ययन किया है, किसके अंदर की थी, संतरा के अंदर। किसके अंदर पोलियम्ब्रियोनी का अध्ययन किया है, लेवनहोफ ने संतरा के अंदर किया है। और एक वैज्ञानिक आता है नॉल और रस्का, नॉल एवं रस्का, नॉल एवं रस्का, इन्होंने क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका आविष्कार किया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, किसने, नॉल एवं रस्का ने इसका आविष्कार किया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। और ये जो लेवनहोफ है, इसने सूक्ष्मदर्शी बनाई सबसे पहले। माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले जो बात बताई थी, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप जैसी युक्ति जो निर्मित की, वो किसने की है, लेवनहोफ ने की है। और यहाँ पर नॉल और रस्का ने इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात की है, ये थोड़ी एडवांस सूक्ष्मदर्शी है। अब ये चैप्टर और ये यूनिट जो है हमारी आवर्तबीजी पादपों के अंदर ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो 4 चैप्टर बताए गए थे, 4 चैप्टर जो हमने समझाए थे आपको, उन चारों चैप्टरों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, बोर्ड की एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं,
उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इन वीडियोस को देखते हुए लास्ट जो वीडियो बनाना जा रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का लगभग कोशिश करूंगा मैं 100 क्वेश्चन उसमें सम्मिलित करने का, और उन 100 क्वेश्चनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित, इस यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे वो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उन क्वेश्चनों को सेटअप करूंगा और आप उनको अवश्य देखें, याद करें। ठीक है, ओके।